हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू लर्न विद कुणाल। आज डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता के एलिमेंट टॉपिक अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। यानी पुरातत्वविदों द्वारा जो अतीत से लगाकर वर्तमान तक को जोड़कर जिन समस्या को सामना करना पड़ा उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। समस्याएं तो वे समस्या कौन कौन सी है इनके बारे में ध्यानपूर्वक चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता से जो हड़प्पा लिपि प्राप्त हुई उससे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। जिस समय उस लिपि को पढ़ा जा सकेगा उस समय उसकी पूरी जो सभ्यता थी उसकी संस्कृति के बारे में पता लग जाएगा, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। हमें कुछ भौतिक साक्ष्य मिले जिनके अनुसार ही हम वहाँ के जो जीवन यापन करने का तरीका था हड़प्पावासियों का, उनके बारे में हम जान सकते हैं। अब ये तरीका कौन सा था तो इसमें हम लिखेंगे तरीका नहीं, इसके कौन कौन से साक्ष्य से जिनसे हमें इनके जीवन यापन के जो वस्तु उनके बारे में पता लगता है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले साक्ष्य कौन कौन से, तो हम देखेंगे मृदपाण, औजार, आभूषण व घरों का सामान। और इसमें और भी कई सारी वस्तुएं मिली है जिनसे हमें इसकी जो संस्कृति है उसके बारे में पता लगता है। अभी जो भौतिक साक्ष्य मिले इनसे स्पष्ट रूप से पता पड़ गया कि वहाँ पे किस प्रकार का जीवन चल रहा है और अभी वर्तमान में किस प्रकार है। लेकिन इसके अलावा भी कई वस्तुएं जिनसे हमें पता लग सकता था, परंतु वे सड़ गलकर नष्ट हो गई। या कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे कपड़ा, चमड़ा, सरकंडे, यानी ये सारी वस्तुएं जो थी वो होगी, परंतु ये सभी जो है वो विघटित होने वाली वस्तु है। यानी ये जो वस्तु है वो मिट्टी में विघटित हो जाती है, जिसके कारण इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यदि ये वस्तु जो होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जल्दी विघटित हो जाती है, परंतु जो उष्णकटिबंधीय से दूर क्षेत्र हैं उनमें ये कपड़ा जो होता है, कपड़े जैसी वस्तु कभी कभी रह जाती है। यानी जैसे कपास रह जाता है, ये सभी चीजें कभी कभी रह जाती है। इनके बारे में भी साक्ष्य मिल सकते हैं, परंतु ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो उष्णकटिबंधीय के क्षेत्रों के साथ आसपास पड़ती है। इसके कारण यहाँ पर जो ये सारी चीजें मिलना संभव नहीं था। मेसोपोटामिया में हमें इसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत मिलती है। अब हम देखें तो यहाँ पे जो केवल टूटी हुई वस्तु थी या फिर अनुपयोगी वस्तु थी उन्हें ही फेंका जाता था। यानी यहाँ के जो लोग थे अनुपयोगी वस्तुओं व टूटी हुई वस्तुएं जितनी भी थी उनको ही फेंकते थे, वस्तुओं को फेंक देते थे। और जो ये जो बहुमूल्य वस्तुएं थी उनको बार बार उपयोग में लिए, यानी जो अच्छी वस्तुएं थी, जो बहुमूल्य वस्तु थे, उन्हें बार बार पुनः चक्रित किया जाता है, उन्हें बार बार उपयोग में लाया जाता है, जिसके कारण उसका या तो वह अक्षत अवस्था में नहीं गई या फिर वो जो थी वो अतीत में हो गई, ऐसा माना जाता है। अब हम देखें तो अन्य शब्द में इन खोजों को प्रारूपिक के बजाय संयोगिक भी होती है। यानी जो वस्तु है ये उस समय ये अतीत में हो गई, इसका मतलब ये संयोगिक हो गई। अब हम देखें तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 11 टॉपिक का 11 पॉइंट है खोजों का वर्गीकरण। यानी इन खोजों का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे खोजों का वर्गीकरण। खोजों का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ। पुरावस्तु की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातात्विक अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत है, यानी वर्गीकरण को अलग अलग भागों में बांटते हैं। अभी सिद्धांत कौन करते हैं, तो इसमें जो पहला प्रयुक्त पदार्थ, पहला सिद्धांत कौन सा है, प्रयुक्त पदार्थ। अब इसमें कौन कौन से पदार्थ प्रयुक्त होते हैं, तो प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से है इसमें, पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथीदार, उपयोग और इससे कई चीजें हैं
पत्थर मिट्टी, धातु, अस्थि और हाथी दांत इत्यादि हैं। हाथी दांत आदि हैं। ये सभी चीजें यहाँ पर मिलती है। इसके पश्चात हम देखें तो इसमें इससे अधिक जटिल वस्तुएं भी है, जैसे कि ये जो वस्तुएं तो मिल गई, इनसे बनी वस्तुएं तो मिल गई, पर इससे दूसरा जो है वो जटिल कार्य, ये जो दूसरा सिद्धांत है जटिल कार्य, यानी इनको पहचानना कि ये किस चीज से बनी हुई है, या फिर इनको समझना कि इसका उपयोग किसके लिए। अब कोई चीज मिली तो उसको समझना पड़ेगा कि वो किसके लिए उपयोगी है। जैसे कि हमें आज से चक्की मिली, तो हमें ऐसी वस्तुएं जिनको हम वर्तमान से जोड़कर देख सकते हैं। चक्की मिली, मटकी मिले, मृदभांड मिले, इन सभी से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि चक्की है तो उससे आटा पिसा जाता होगा, वर्तमान में भी हम पीसते तो उस समय उस हिसाब से समझ सकते हैं। परंतु यदि ये चीजें अगर दूसरी चीजें मिलती है, नई चीजें मिलती है, तो उनको समझने में दिक्कत होती है, तो ये बहुत ही जटिल कार्य कहलाता है। पुरातात्विक किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने के लिए उस संदर्भ में परीक्षण के माध्यम से करते हैं। यदि उनको यह समझ में नहीं आती कि इस पुरावस्तु का जो कार्य क्या था या फिर वो क्या उपयोगिता निभाती थी, तो उसके लिए क्या करते थे, वो उस स्थान को छेड़ते थे, उस क्षेत्र को देखते थे कि वो कहाँ पे मिली है, घरों में मिली है, कब्रों में मिली है, या फिर कई सारी चीजें जैसे कि घरों, कब्रों, भट्टी, नालों में मिली। अब ऐसा हम देखें तो इससे कैसा पता लगाया जाता, जैसे कि यदि घरों में मिली होगी तो वो दैनिक जीवन की कोई वस्तु को उपयोग के लिए होगी, कब्रों में मिली होगी तो समाधान की प्रक्रिया के अंदर हमें समाधान के बारे में पता लगेगा कि उसमें कौन सी वस्तु रखी जाती थी। यदि भट्टी में रखी होगी तो हमें पता चल जाएगा कि यह वस्तु पकाकर उपयोग में ली जाती होगी। अगर नालों में मिली होगी तो ये अवशिष्ट पदार्थों के रूप में फेंक दी गई होगी। ये सभी इसके कारण हो सकते हैं जिनके द्वारा ये इन वस्तुओं के जो संरचना है या फिर उनका उपयोगिता क्या थी, इनके बारे में हम समझ सकते हैं। कभी कभी पुरातात्विकों को अप्रत्यक्ष साक्ष्य का सहारा भी लेना पड़ता है। अब ये अप्रत्यक्ष साधन साक्ष्य कैसे हम मान सकते हैं, तो हम देखें तो जो हड़प्पा सभ्यता उसमें कपास के टुकड़े के भी साक्ष्य मिले, यानी हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े के भी साक्ष्य मिले। आप यहाँ पे लिख दें, हड़प्पा सभ्यता से कपास के टुकड़े भी मिले, परंतु ये टुकड़े मिले लेकिन यहाँ इससे ये नहीं पता लग सकता कि यहाँ पर पहनावा कैसा था, रहन सहन कैसा था, यहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते थे। इसके लिए हमें एक अप्रत्यक्ष साक्ष्य या फिर हम कह सकते हैं कि मूर्तियों पर निर्भर रहना पड़ता था। किस पे निर्भर रहना पड़ता था? मूर्तियों पर। अब मूर्तियों से कैसे पता लगता, यानी जो मूर्तियां बनी हुई थी, मूर्ति बनी हुई है, उस पर जो व्यक्ति को पहनाया हुआ है, जिस प्रकार अंकित किया गया है, जैसे कि कोई औरत है उसको जो मूर्तियां हैं उन पर घाघरा पहनाया गया तो उससे हिसाब लगा सकते हैं। उसके पश्चात कोई आदमी है तो उसको कुर्ता पहनाया गया, उससे हिसाब। ये कोई जरूरी नहीं है ये चीज हो, परंतु इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि ये जो मूर्तियां उनसे समझ सकते हैं कि वहाँ का पहनावा कैसा था, रहन सहन कैसा था, इनके बारे में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पुरातात्विकों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता था। हमने देखा कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मोहर तब तक नहीं समझा जा सकता था जब तक यह हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिली। यानी ये जो हड़प्पाई मोहर थी, जो हड़प्पाई मोहर सर्वप्रथम का प्राप्त हुई मेसोपोटामिया में भी प्राप्त हुई थी, परंतु उस समय ये नहीं पता पड़ा था कि ये मोहर कहाँ की है, किस प्रकार है। इसके पश्चात जब ये हड़प्पा सभ्यता खोजी गई उस समय इसके बारे में पता पड़ पाया। यानी ये जो हड़प्पाई मोहर है उसका हड़प्पा सभ्यता की खोज के पश्चात पता चला, यानी जो खोज इसके पश्चात पता चला। अब हम देखें तो इससे पहले भी ये मिल गई थी मेसोपोटामिया, पर उसका पता नहीं लगा पाया क्योंकि उस समय कोई साक्ष्य नहीं थे कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा जो सभ्यता है वो भी है और वो एक दूसरे के समकालीन है। लेकिन उसके संपर्क को और उनके संबंधों को देखकर हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर मान सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। अब हमारा दूसरा पॉइंट है व्याख्या की समस्या 11.2।
11.2 व्याख्या की समस्या। व्याख्या में कौन कौन सी समस्याएं आ रही थी? तो हम देखें तो पुरातात्विक व्याख्या की समस्या संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में लगी है। यानी जो धार्मिक वस्तु थी उनके पुनर्निर्माण यानी पुनर्निर्मित करने में लगी है। आरंभिक पुरातात्विक लोगों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य अपरिचित लगती थी वह धार्मिक महत्व की होती थी। यानी जो वस्तुएं असामान्य व अपरिचित होती थी वे धार्मिक महत्व की थी। यानी पुरातात्विक का मानना थी जो अलग अलग प्रकार की जो मूर्ति थी वो या फिर ये धार्मिक महत्व की हो सकती है। इसके पश्चात हम देखें तो इनमें आभूषणों से लदी हुई एक मूर्ति भी मिली है जिसको मातृ देवी की मृण मूर्ति भी कहा गया है। यह एक आभूषणों से लदी मृण मूर्तियां यहाँ आभूषणों से मिली। कई सारी मूर्तियां मिली, आभूषणों से लदी मृण मूर्तियां भी मिली जिन्हें क्या कहा गया? जिन्हें मातृ देवी कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया? मातृ देवी के बारे में हमने पढ़ा था, उन्हें मातृ देवी कहा गया। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिनमें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में पुरुष बैठा हुआ है, उसका एक हाथ घुटने पर है रखा हुआ है और इस प्रकार उसे दिखाया गया है। जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया। हमने पुरोहित राजा की तस्वीर देखी थी, उसी प्रकार इसी भी व्यक्ति की थी, परंतु इसका जो हाथ है वो घुटने पर रखा हुआ था, ये प्रदर्शित किया गया था। अब हम देखें तो अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया। इसमें विशाल स्नानागार, कालीबंगन, लोकन जैसी विद्या सम्मिलित है। यानी जो संरचनाएं थी उनका अनुष्ठानिक महत्व का माना गया। जो बड़ी बड़ी संरचना हमने देखी थी, माल गोदाम, विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सभी जो थी वो अनुष्ठानिक महत्व की थी। इसमें विशाल स्नानागार, कालीबंगन और लोथल जैसी विद्या भी सम्मिलित है। मोर और जिनमें कुछ पर संभवतः जो मोहरे थे उन पर भी दृश्य बने हुए थे और जो ये मोहरे थे इन पर दृश्य बने थे वो धार्मिक आस्था और जो प्रथाओं से सम्मिलित थे। अब ये कुछ जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण थे, ये जो पेड़ पौधे जिस पर उत्कीर्ण थे, पेड़ पौधे, उससे ये पता लगता है कि प्रकृति की पूजा करता था। जो मनुष्य था वो प्रकृति की पूजा करता था, इसके कारण ये जो पेड़ पौधे बने हुए मुद्रे मिली है। इसके पश्चात हम देखें तो यहाँ पर कुछ जानवर, जैसे कि मोरों पर जानवर भी बनाए जाते हैं। जैसे कि एक सींग वाला जानवर था, कौन सा था? एक सींग वाला, जिसे एक सींगी भी कहा गया। एक श्रृंगी भी कहा गया, परंतु इसे कल्पित माना जाता है। यानी ये सिर्फ कल्पना है, एक सींग वाला जानवर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आज तक मनुष्य जाति में अभी तक देखा नहीं है। अगर प्राचीन समय में होगा तो उसके बारे में जानकारी हम जुटा नहीं सकते। यदि कोई ऐसे साक्ष्य मिले, उसके अवशेष मिले तो ही हम पता लगा सकते हैं। इसके पश्चात हम देखें तो कभी कभी एक आकृति है जिस पर पालती मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया। जो पुरुष है उसे पालती मारकर योगी की मुद्रा में बिठाया दिखाया गया। इसके बाद कभी कभी जानवरों से घिरा हुआ एक देवता, यानी आद्य शिव जिन्हें कहा गया है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक, इनको आरंभिक रूप से संज्ञा दी गई है। यानी एक यहाँ पर मूर्ति प्राप्त हुई, जो मूर्ति जो सभी ओर से जानवरों से घिरी हुई, जिन्हें क्या कहा गया? आद्य शिव कहा गया, जो हिंदुओं के प्रमुख देवताओं में से माने गए। आद्य शिव कहा गया। आपकी पुस्तक में ये दिया गया है मूर्ति नंबर 1.27, एक आद्य मोहर। इसमें आपको आद्य शिव की प्रतिमा यानी इनकी जो मूर्ति है वो दिख जाएगी। इसके अतिरिक्त पत्थर पर शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया। यानी पत्थर जो थे उनको उन पर शंक्वाकार
शंक्वाकार लिंग, यानी शंक्वाकार लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब ये लिंग क्या है? लिंग एक परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसे भगवान द्वारा जिससे पूजा भगवान शिव के रूप में होती है, यानी जो लिंग है उसके भगवान शिव मानकर उसकी पूजा की जाती है। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश पुरातात्विक ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों, पात्रों और युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध है। जैसे कि हम देखें तो ये जो पुरानी परंपरा है और जो अभी की परंपरा उनमें समानताएं देखी गई है। तो ये समानता किस प्रकार है? तो हम देखें तो समानता की तो अभी जो हम चक्कियां वापरते हैं जो आटा पीसने के लिए, उसी प्रकार उस समय भी चक्कियां वापरते थे। पात्र जो वर्तमान में यूज करते हैं उसी प्रकार थोड़े अलग थे, परंतु वही चीज वापरते थे। इसके बाद हम धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में देखें तो वर्तमान में जिन भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है, उसी तरह जो 2600 ईसा पूर्व, जो 2500 ईसा पूर्व भी ये चीजें देखी गई कि वहां पर भगवान शिव के जो शिवलिंग है उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है। उदाहरण के लिए हम आद्य शिव की मूर्ति को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक युद्ध नामक एक देवता का उल्लेख है, यानी जो भगवान है उनका उल्लेख है, जो बाद में पौराणिक कथाओं में परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त, यानी एक रुद्र नाम के भगवान का उल्लेख है ऋग्वेद में, परंतु वो बाद में पौराणिक परंपराओं के अनुसार शिव के लिए प्रयुक्त हो गए। लेकिन शिव के विपरीत जो ऋग्वेद है उसमें न तो पशुपति है न ही योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद के रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता, यानी ये चित्रण देखे तो उनके हिसाब से ये जो ऋग्वेद से यह मेल नहीं करता है। इसके पश्चात हम देखें तो ये जो शिव था ये क्या समन था, इनके बारे में भी कोई सुझाव दिए गए, कोई विद्वानों ने सुझाया, परंतु ये समन क्या कहलाता है? तो समन वे महिला या पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होती है, साथ ही दूसरी दुनिया के संपर्क साधने में सामर्थ्य का दावा करते हैं, यानी वो खुद को भगवान का शुभचिंतक या फिर भगवान का आदमी बताते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं अभी की भाषा में समन्वय पुरुष होते हैं जो अपने आप को भगवान का शुभचिंतक मानकर यहाँ पर आकर, भगवान का आदमी मानकर यहाँ पर आकर लोगों को प्रेरित करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। बस यहाँ तक आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या, ये आपका टॉपिक पूरा हो चुका है। बस 11 पॉइंट भी पूरा हो चुका है। इसके पश्चात हम देखें तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेसन इटे मनके और अस्थिया हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे राजा किसान और आंदोलन, कुछ है राजा किसान और नगर के बारे में पढ़ेंगे, जो आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं थी जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक चली थी, उनके बारे में कल से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। या आप क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से याद कर ले और इसके बारे में भी एक बार ये पूरे नोट्स बनाकर इसको अच्छी तरीके से याद कर ले और इसी प्रकार आप प्रगति करते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों का साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।